हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कल्याण सिंह अपने यूट्यूब चैनल केएस अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं भौतिकी के महत्वपूर्ण नियमों पर, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो भौतिकी के अंतर्गत मैंने बताया था टोटल 11 नियम हैं, जिसमें से 5 नियमों को हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया है और बाकी जो 6 नियम है वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इन 11 नियमों में से हर साल भौतिकी के पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने मिलते ही मिलते हैं, जो लोग आपके 10 से 12 नंबर के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस वीडियो को देखने से पहले आप पहली वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा नियम है आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर 6। तो 6वें नंबर पे है आपका क्या, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, ठीक है। तो याद आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने इसी वैद्युत पर्पज से बद्ध विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में 2 नियम दिए। यानी कि जो वैज्ञानिक है फैराडे, उन्होंने किसी वैद्युत पर्पज से बद्ध चुंबकीय प्रेरण के संबंध में 2 नियम दिए। और देखिए ये क्या नियम क्या थे। तो हम बात करते हैं पहले नियम की। पहले नियम में क्या कहा, जब किसी वैद्युत पर्पज से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि वैज्ञानिक फैराडे ने पहले नियम में कहा कि किसी वैद्युत पर्पज से बद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जैसे कि हम बात करें, माना किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध डेल टी समय अंतराल में फ्लक्स परिवर्तन डेल फाई हो, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो जो ई है वो क्या है, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात डेल फाई बट्टे डेल टी, ये सूत्र हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। यहीं से आगे बात करनी है, यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस एन डेल फाई अपॉन डेल टी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो इतना हमें नोट कर लीजिए। यहीं से आगे हमें बात करनी है, यदि किसी कुंडली में फ्लक्स
ग्रंथताओं की संख्या डेल एन फाई हो तब प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा माइनस डेल एन फाई बट्टे डेल टी। ठीक है, तो इस तरीके से मात्रक क्या रहेगा, वोल्ट ही रहेगा यहाँ पे आपका। तो ये हमें भलीभांति समझ लेना, बस इतना इसमें में लिखना होता है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है फ्लक्स ग्रंथताओं का मात्रक क्या होता है, फ्लक्स ग्रंथताओं का मात्रक वेबर टर्न होता है, वेबर टर्न होता है। तो ये बात अच्छी तरीके से हम समझ लें। ठीक है, लगभग ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्या, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें देखा था कि माइकल फैराडे ने विद्युत परपथ से बद्ध चुंबकीय प्रेरण के संबंध में दो नियम दिए। पहला नियम तो ये हो गया अपना, ठीक है, जिसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इसे किसका नियम बोलते हैं, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, इसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रख लें। ठीक, चलिए अगले नियम की बात करते हैं इसके। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। ठीक है, तो देखो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। इस फैराडे के द्वितीय नियम को हम लेंज का नियम भी कहते हैं और यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का जो नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह बात हमें अच्छी तरीके से समझनी है। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। तो इस नियम को याद रख लीजिए, ये इतना ही है। ठीक है, जिसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं और ये लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगले नियम की बात करने वाले हम मैक्सवेल एम्पियर का परपथीय नियम। तो मैक्सवेल एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है, तो देखिए किसी बंद परपथ से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली चालन धारा तथा विस्थापन धारा के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे ये दो गोलीय संधारित्र है। ठीक है, तो क्या होता है, गोलीय संधारित्र में एक धारा बहती है आई। तो यहाँ पे जो बीच में जो होता है ये होता है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे एक धारा स्वतः बहने लगती है, यहाँ पर उस धारा को कहते हैं हम विस्थापन धारा, विस्थापन धारा जिसे हम आई डी से प्रदर्शित करते हैं। जो यहां से ये चलने वाली है इसको बोलते हैं आई सी, यानी कि चालन धारा। ठीक है, यहां से जो आ रही हो ये प्रवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का जो धारा बहती है उसे बोलते हैं हम विस्थापन धारा। तो इसी के संबंध में वैज्ञानिक मैक्सवेल ने एम्पियर के परपथ को नियम को पूरा किया था और एम्पियर के नियम से संबंधित मैक्सवेल ने अपना समीकरण दिया, इसलिए इसे मैक्सवेल एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं।
किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली चालन धारा तथा विस्थापन धारा के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। तो आपका ये क्या लिखा भाई, म्यू नॉट गुना लिखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सही कर ले, म्यू नॉट गुना होता है। तो देखो अर्थात इसे लिख लेंगे, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डी एल वेक्टर, जैसा कि हमने एम्पियर का परिपति नियम पढ़ा था उसी को थोड़ा विस्तार से कर दिया किसने, मैक्सवेल ने। तो ये किसके बराबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र समाकलन उस पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली चालन धारा यानी कि आईसी तथा विस्थापन धारा आईडी का बीजगणितीय योग यानी एक ही दिशा में थी तो प्लस का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। इसे हम याद रख लेंगे, यही है मैक्सवेल एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक। तो चलिए अब अगले नियम की बात करने वाले हैं। लार रेले का नियम, ठीक है। तो ये क्या कहता है, जब किसी माध्यम से कोई प्रकाश गुजरता है तो प्रत्येक माध्यम में क्या उपस्थित होते हैं, कण उपस्थित होते हैं। तो किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि कण का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत ही छोटा हो, ठीक है। यानी कण का आकार है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में क्या हो, बहुत ही छोटा हो, लगभग नगण्य हो। तब उस प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो उसकी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता को डिनोट करते हैं आई से, तो आई प्रोपोर्शनल 1/λ की घात 4, ये है हमारा लार रेले का नियम। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, हम यहाँ पर ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, हम केवल उतनी ही बात करें जितना कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखने से हमें पूरे नंबर मिलते हैं, एक्स्ट्रा लिखने से हमें कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलता, ठीक है। अब बात करते हैं बूस्टर का नियम। बूस्टर का नियम क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी n अपूर्णांक वाले पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो वह एक विशिष्ट आपतन कोण आईपीपी पर परावर्तित किरण पूरी तरह से ध्रुवित हो जाती है और परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 अंश होता है, अर्थात आपतन कोण आईपी की स्फुरिज्या उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। इसे ही हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, या अर्थात करके भी लिख सकते हैं, अर्थात आपतन कोण आईपी की स्फुरिज्या स्फुरिज्या अपवर्तनांक किसका भाई, माध्यम का, के बराबर होती है, बराबर होती है, अर्थात n बराबर 10 आईपी, इसे ही ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। तो देखिए ये होता कैसे है, ये प्रकाश किरण आई, ठीक है,
ये प्रकाश किरण गई, बस। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, ये समझने वाली बात है। देखिए ये आपका अध्रुवित प्रकाश है। क्या है ये? अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश, और ये एक विशेष कोण पर आपतित होता है, इसे हम कहते हैं क्या? अविलंब। ठीक है, और एक ये किसी माध्यम में जाता है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसका अपवर्तनांक क्या है? n है। तो ये एक विशेष कोण पर आपतित होता है, यानी जिसे बोलते हैं हम IP। तो परावर्तन के नियम से ये भी कोण क्या होगा? IP। ये होता है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या होता है ये? समतल ध्रुवित प्रकाश। ये आपका समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, और ये है आपकी अपवर्तित किरण। क्या है ये? अपवर्तित किरण। ठीक है, और इसको बोले हम क्या? परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये बात विशेष कर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ उसने कहा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी n अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, तो यानी कि ये प्रकाश है, ये इस माध्यम पे गिरेगा। ठीक है ना, तो ये कैसा है? पारदर्शी माध्यम है, जिसे हम कांच कहते हैं। जब ये इस पर गिरता है तो एक विशिष्ट आपतन कोण पर जब गिरेगा ये IP पर, तो परावर्तित किरण पूरी तरह से ध्रुवित हो जाती है। यानी कि ये परावर्तित प्रकाश होगा, ये पूरी तरह से क्या होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, जुड़ जाती है, और परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 अंश होता है। यानी कि ये परावर्तित किरण है और ये आपकी अपवर्तित किरण है, इसके बीच का जो कोण होगा ये 90 अंश होगा। यही कहता है हमारा क्या? ब्रूस्टर का नियम। तो देखिए अब इसे हमें सिद्ध भी करना होता है। तो देखो हम बात करें तो देखिए यहां से ले लेते इसे, चलिए इसे, ठीक। अब देखिए आगे जब हम बात करेंगे बेटा, तो देखो ब्रूस्टर के नियम से क्या होता है? ब्रूस्टर के नियम से tan IP बराबर n, तथा स्नेल के नियम से, तथा स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम, उसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। ये क्या होता है भाई? साइन IP बट्टे साइन R इज इक्वल टू n, समीकरण फर्स्ट। यानी कि साइन I बट्टे साइन R होता था, या I के स्थान पर क्या हो जाएगा? IP हो जाएगा, और अपवर्तन कोण क्या है? R, जो आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, तो देखो यहां लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे इसकी, तो देखो क्या आएगा। अब
तो देखो यहां से हो जाएगा क्या बेटा, tan आई पी इजक्वल टू साइन आई पी बट्टे साइन आर। टेन की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, साइन बट्टे कॉस। तो देखो साइन आई पी बट्टे कॉस आई पी इजक्वल टू साइन आई पी अपॉन साइन आर। इससे ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो यहाँ बचेगा क्या, कॉस आई पी इजक्वल टू साइन आर। तो साइन आर की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस आर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस से कॉस हट जाएगा, यानी कि आई पी इजक्वल टू 90 अंश माइनस आर। आर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई पी प्लस आर बराबर 90 अंश। तो यही सिद्ध करना था। अतः परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच 90 अंश का कोण होता है। यही है क्या, बूस्टर का नियम। तो कभी कभी कहता है व्याख्या करके बताइए कि इनके बीच का कोण 90 अंश होता है। तो इस तरीके से हमें ये क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। तो ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे थोड़ा हमें भी मोटिवेट होता रहे। ठीक, तो चलिए हम अगले नियम की बात करने वाले। ये नियम शायद इस साल लगभग आने वाला है हर सेट में, ध्यान रख लेना। देखो हमारे यूपी में 7 सेट बनते हैं और टोटल नियम कितने, 11 मैंने बताया, और हर एक में लगभग 3 या 4 नियम आते ही आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये 11 नियम 7 सेटों में हर साल आते ही आते हैं। वो आपका भाग्य है कि आपके सेट में ये नियम आएंगे कि नहीं। अगर आपके 11 नियम याद हैं तो आपको कोई भी सेट मिल जाए तब भी आपके 10 से 12 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो चलिए अगले नियम की बात करने वाले हैं। अगला नियम है मेल्स का नियम। किसका नियम है भाई, मेल्स का नियम। ठीक है, अब मेल्स के नियम की बात करने वाले। मेल्स का नियम क्या होता है भाई, तो मेल्स का नियम है ये पोलराइड से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें चकाचौंध से बचने के लिए जो 4 पहिया वाहन होते तो उसके आगे वाला जो कांच होता है उसमें पोलराइड की एक फिल्म होती है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं कि सामने से आने वाले प्रकाश के चकाचौंध से बचते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये नियम है। तो देखिए, जब एक पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज किसी विश्लेषक पर आपतित होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के पारित अक्षों के बीच के कोण की कौज्या, ठीक है ना, यानी कि ध्रुवक और विश्लेषक के पारित अक्षों के बीच के कोण की कौज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है भाई, प्रकाश की तीव्रता। कौन सा प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता। यानी कि जो 4 पहिया वाहन होते हैं उनके कांच में जो आगे प्रकाश पड़ता है उस प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो ध्रुवक और विश्लेषक के पारित अक्षों के बीच बने कोण की कौज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट तथा उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई हो तथा ध्रुवक और विश्लेषक के पारित अक्षों के बीच का कोण थीटा है, तब मेल्स के नियम से, किसके नियम से, मेल्स के नियम से। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेल्स के नियम से। चलिए, यानी कि उसने क्या कहा है, किसी विश्लेषक पर आपतित होता है क्या प्रकाश, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या है, आई, और आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या है, आई नॉट। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक के पारित अक्षों के बीच के कोण थीटा हो। तो क्या कहा, अर्थात निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई प्रोपोर्शनल टू
कॉज स्क्वायर थीटा। कॉज स्क्वायर थीटा लिखेंगे नहीं, यहाँ क्या है देखो कॉज जाके वर्ग के, तो यानी कॉज क्या है हमारा ए है, तो यहाँ से हम इसे थोड़ा लिखेंगे, क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा का उस वर्ग। ठीक है, आगे से प्रोपोर्शनल चिन्ह को उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक नियतांक के आ जाएगा और ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। लेकिन आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट इजकल टू के ए स्क्वायर, तो के स्क्वायर की जगह क्या लगता है आई नॉट, तब आई इजकल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसे ही हम मेल्स का नियम, इसे ही मेल्स का नियम, मेल्स का नियम कहते हैं। तो भली भांति ध्यान रख लें, मेल्स का नियम है ये। ठीक है, तो इतना पूछा जाता है तो हमें उसके बारे में इतना लिखना होता है। ये हमारे एक लिखने की वो सरल और शुद्ध भाषा है जिसकी सहायता से हम बोर्ड एग्जाम में अपने प्रॉपर पूरे से पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले अगले नियम की, रदरफोर्ड सॉरी का नियम। बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा। रदरफोर्ड सॉरी, ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थों के संबंध में एक नियम दिया। रेडियो एक्टिव पदार्थों के संबंध में, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव वे पदार्थ होते हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें स्वतः निकलती रहती हैं। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें पोलोनियम, थोरियम, यूरेनियम, रेडियम। ठीक है, तो ये हमारे क्या रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उनके संबंध में वैज्ञानिक रदरफोर्ड और सॉरी ने एक नियम दिया था, जो पढ़ते हैं क्या है देखिए। उन्होंने कहा कि किसी क्षण रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, यानी कि किसी क्षण रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। माना किसी क्षण टी समय पर परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या n है तथा t प्लस डेल टी या dt लिख सकते हैं, dt समय पर परमाणुओं की संख्या n माइनस डी एन रह जाएगी। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है उसका विघटन होता रहेगा और परमाणुओं की संख्या निरंतर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है ना, तो यही कहा है कि देखो किसी क्षण रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। हमने मान लिया किसी टी समय पर परमाणु की संख्या क्या n है, जब समय थोड़ा बढ़ जाता है तो परमाणु क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तब संख्या कितनी रह जाती है, n माइनस डी एन रह जाती है। तो देखो तब क्षय होने की दर, क्षय होने की दर माने विघटन की दर, तो हम लिख सकते हैं डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू
यानी कि प्रोपोर्शनल माइनस एन। माइनस चिन्ह यह दिखाता है कि निरंतर परमाणुओं की संख्या क्या हो रही है, परमाणु की संख्या में कमी हो रही है। ठीक है ना। जब हम इसको चिन्ह को उठाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, तो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, जहां लैम्डा 6 नियतांक है, 6 नियतांक है। ठीक है ना, क्या है, 6 नियतांक है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो देखो एन को हम इधर ले आएंगे, डी टी को उधर ले जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 1 अपॉन एन डी एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी। ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे बेटा तो देखिए इधर हल कर लेते हैं इसको, दोनों और क्या करते हैं, समाकलन करने पर, तो यहां लिख देंगे समाकलन करने पर। जब समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन डी एन इजक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी। जब डी एन के साथ पे जिसका करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ई एन, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा टी प्लस सी। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, समाकलन नियतांक है। ठीक है, इसको लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं बेटा, देखो तब t बराबर 0 पर n बराबर n नॉट हो। ठीक है ना, तो देखो t बराबर 0 पर, इसका मतलब प्रारंभ में पदार्थ की मात्रा क्या होगी, n नॉट होगी। यानी कि जब पदार्थ विघटन हुआ ही नहीं है तो उसे समय भी नहीं लगा होगा, अर्थात 0 समय पर परमाणुओं की संख्या क्या होगी, n नॉट होगी। तो ठीक है, जब इसे हम हल करेंगे, इस वैल्यू को इसमें रखेंगे, तो देखो लॉग n की जगह क्या आ जाएगा, n नॉट बराबर इधर t की वैल्यू 0 कहें तो ये 0 हो जाएगा प्लस c, यानी c इक्वल टू क्या आ गया, लॉग ई एन नॉट। तब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो देखो सी की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सी का वैल्यू क्या है, लॉग एन नॉट। जब इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, लॉग ई एन माइनस लॉग ई एन नॉट बराबर माइनस लेमडा टी। तो लॉग वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो माइनस वाला किस में आ जाएगा, भाग में। तो लॉग एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी। यही है आपका क्या, रदरफोर्ड सॉरी का नियम। ठीक है ना, तो देखो इतना सा हमें ध्यान में रखना है। ये सीधे हमने समाकलन कर दिया, तो एक बार टेन लॉग ई एन हो जाएगा, डी टी का करेंगे तो टी हो जाएगा, लेमडा नियतांक है, प्लस सी सी समाकलन नियतांक है। तब टी बराबर 0 पर लेंगे, यानी कि अभी इस पदार्थ को कोई भी समय नहीं लगा है, तो समय एन बराबर एन नॉट हो जाएगा, यानी कि परमाणु का विघटन नहीं हुआ है। जब इस वैल्यू को हम इस समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो देखो लॉग ई एन की जगह एन नॉट और टी की वैल्यू 0, तो सी की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, अब इस सी की जो वैल्यू हमें समीकरण फर्स्ट में रख दी, समीकरण फर्स्ट लेंगे तो लॉग ई एन बराबर माइनस लेमडा टी प्लस सी की जगह लॉग ई एन 0, और लॉग ई एन 0 को हम उधर ले आए तो माइनस की हो जाएगी, इसमें लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाइड कर देंगे, तो ये फिर एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी। यानी कि क्या निकल के आया अपना, एन नॉट, एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू
ई की पावर लैम्डा टी, यानी कि n बराबर यहां से लिख सकते हैं n नॉट ई की पावर लैम्डा टी। इसे ही रदरफोर्ड सोडी का समीकरण या सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में साल आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप इस तरीके से सरल और शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेट होता रहे, और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।